Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। आइए मौर्यकालीन वास्तुकला पर अब हम विस्तार से बात करते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज की इंडिका ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनमें मौर्यकालीन नगरों, किलेबंदी, राजप्रसादों आदि का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। आप यहां पर देखेंगे कि प्रारंभिक वास्तु निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया, परंतु कालांतर में ईंट, मिट्टी तथा पत्थर के भवन प्राप्त होने लगे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत वर्णन किया है, जहां चंद्रगुप्त का राजमहल स्थित था, परंतु काष्ठ निर्मित होने के कारण इसके अवशेष प्राप्त नहीं होते। यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कई बार यह प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त का राजप्रसाद पत्थर निर्मित था, ईंट निर्मित था या फिर काष्ठ निर्मित? तो काष्ठ निर्मित था। उसके ध्वंसावशेष न के बराबर प्राप्त होते हैं, फिर भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चंद्रगुप्त के राजप्रसाद पर परिचर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त का राजप्रसाद। राजकीय कला का सबसे पहला उदाहरण चंद्रगुप्त का राजप्रसाद है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस लाइन को आप थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान दीजिए। राजकीय कला, आप यहां पर देखेंगे राजकीय कला का सबसे पहला उदाहरण चंद्रगुप्त का राजप्रसाद, यानी कि उसका राजमहल, जिसका वर्णन एरियन ने किया है। किसने किया है? एरियन ने जिसका वर्णन किया है। उसने राजप्रसाद को तत्कालीन पर्थियन नगरों जैसे सूसा और एक्वेतना के भवनों में ज्यादा भव्य बताया। एरियन कहता है कि पर्शियन जो नगर सूसा और एक्वेतना थे, वहां के जो भवन थे उनसे भी खूबसूरत चंद्रगुप्त का राजप्रसाद था। और इस बात को मैं पुनः कहूंगा कि राजकीय कला का सबसे पहला उदाहरण यहां पर चंद्रगुप्त का राजप्रसाद ही पेश करता है। यह प्रसाद संभवतः वर्तमान पटना के निकट कुम्भहार, इसको कुम्भहार के नाम से भी जाना जाता है, कि गांव के समीप स्थित था, जिसके उत्खनन में प्रसाद के सभा भवन के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें प्रसाद की ही विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। यह सभा भवन खंभों वाला हॉल था। विभिन्न उत्खननों में यहां से कुल मिलाकर 40 पाषाण स्तंभ मिले हैं, जो इस समय भग्न दशा में हैं, यानी कि अंतिम अवस्था में हैं, भग्नावशेष हैं। सिर्फ कुछ ही चीजें उसके प्राप्त हो रही हैं। इस सभा भवन में फर्श और छत लकड़ी के थे। भवन की लंबाई 140 फुट और चौड़ाई 120 फुट थी। भवन के स्तंभ बलुआ पत्थर के बने हुए हैं और उनमें चमकदार पॉलिश की गई थी। आइए अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन स्तंभों की ईरानी स्तंभों से तुलना। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में बने हुए हैं। स्तंभों के निर्माण की परंपरा बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, और यह देखा जा सकता है कि स्तंभों का निर्माण अखमेनी साम्राज्य या हखामनी साम्राज्य या ईरानी साम्राज्य या पारसी साम्राज्य में पूर्णतया प्रचलित था। परंतु मौर्य स्तंभों तथा अखमेनी स्तंभों में आकार, प्रकार तथा स्वरूप में पर्याप्त असमानता दिखता है। इन असमानताओं को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। मौर्यकालीन स्तंभ एकाश्म है। बात को बड़ी बारीकी से आपको समझना है। मौर्यकालीन स्तंभ क्या है? एकाश्म है। एकाश्म माने कि एक ही पत्थर को तराश करके जो है उसको स्वरूप दिया गया, जबकि ईरानी स्तंभ मंडलाकार टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है। तो इसको आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो ईरानी स्तंभ हैं मंडलाकार हैं, जबकि मौर्यकालीन स्तंभ एकाश्म पत्थर के हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, ईरानी स्तंभ नालीदार, जबकि भारतीय स्तंभ सपाट बने हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ईरानी स्तंभ नालीदार और भारतीय स्तंभ सपाट हैं। मौर्य स्तंभ बिना चौकी के आधार पर टिके हैं, जबकि ईरानी स्तंभ चौकी पर हैं। यह डिफरेंस भी आपको देखने को मिलता है। मौर्य स्तंभ स्वतंत्र रूप से खुले आकाश के नीचे खड़े हैं, जबकि ईरानी स्तंभ को भवनों में स्थापित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में मौर्य स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृतियां हैं, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानवाकृतियां यानी कि मानव की आकृति बनी हुई है। मौर्य स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर पतले होते गए हैं, जबकि ईरानी स्तंभ की चौड़ाई नीचे से ऊपर एक समान है और मौर्य स्तंभ नीचे चौड़ा और ऊपर पतला। भारतीय विद्वानों के अनुसार अशोक स्तंभ की कला का स्रोत भारतीय है, न कि विदेशी। कई इतिहासकार इस बात को मानते हैं। विशेष करके भारत से बाहर के इतिहासकारों का मानना है कि अशोक स्तंभ की जो कला है उस पर बाहरी तत्व का प्रभाव अधिक है, जबकि आप देखेंगे कि भारतीय इतिहासकारों की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि अशोक का जो स्तंभ है उसका महत्वपूर्ण स्रोत भारतीय है।
विदेशी नहीं। स्तंभ शीर्ष की पशु मूर्तियां, सारनाथ का सिंह स्तंभ, रामपुरवा का बैल प्राचीन सिंधु घाटी से प्रवाहमान परंपरा के अनुकूल है। जब रामपुरवा का बैल मोहनजोदड़ो की मोहरों पर उकेरे हुए बैलों सा प्रतीत होता है तो इसका मतलब कि हमारी प्राचीनता तो आप सिंधु घाटी की सभ्यता तक देख रहे हैं। फिर मौर्यकालीन स्थापत्य कला पर विदेशी प्रभाव को अधिकता से कैसे देखा जा सकता है? हम इस बात को नकार नहीं सकते कि प्रभाव नहीं था, लेकिन पूर्णतया प्रभाव, इस बात को बिल्कुल नकारा जा सकता है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने महाभारत और आप स्तंभ सूत्र से प्रमाण प्रस्तुत किया है, जिससे सिद्ध होता है कि चमकीले पॉलिश उत्पन्न करने की कला ईरान से कहीं पहले भारत में थी और भारतीयों को ज्ञात थी। मौर्य काल में आप यहां पर देखेंगे कि मौर्य काल से पूर्व एक हद तक मौर्यकालीन स्थानों पर जो काली पॉलिश वाले मृदभांड पाए गए हैं, उनसे प्रतीत होता है कि देश के इतिहास में एक युग ऐसा था जब ओपदार चमक में रुचि ली जाती थी। यह भी सिद्ध होता है कि इस पॉलिश का रहस्य केवल राजशिल्पियों तक ही सीमित नहीं था। पिपरावा स्तूप से मिली स्फटिक मंजूषा, पाटलिपुत्र के 2 यक्ष और दीदारगंज की यक्षिणी में भी यह पॉलिश पाई जाती है। सारनाथ के धर्म चक्र की कल्पना नितांत भारतीय है।